देखिए अपन इसमें कार्य का अध्ययन कर रहे थे। कार्य के अंतर्गत अपन ने ये पढ़ लिया था कि कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है, ये अपन ने जान लिया था। फिर उसके बाद फिर अपन ने कार्य की स्थितियाँ देखी थी। उसके अंदर कार्य की शून्य होने की स्थितियों की अपन ने चर्चाएं करी थी। किस किस स्थिति के अंदर कार्य शून्य हो रहा था। कार्य वहाँ जो अपन ने देखा था 3 स्थितियों की चर्चाएं की थी, जब बल 0 हो, जब विस्थापन 0 हो और जब कोण का मान क्या हो 90 डिग्री हो। इन तीनों ही स्थितियों में कार्य का मान क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था, ये अपन ने देखा था। फिर कार्य के धनात्मक होना और ऋणात्मक होना, ये भी अपन ने एग्जाम्पल सहित देखा था। लेकिन कुछ पॉइंट, विशेष पॉइंट और है, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी किसी गेंद को ऊपर फेंक रहा है, फिर अपने हाथ में वापस पकड़ रहा है, तो उसके लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है, शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि अपन यूँ कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालकर पुनः अगर पकड़ता है तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य, तो कार्य हुआ उसका शून्य। अगर नियत वेग से कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर भी कार्य क्या होगा, शून्य, क्योंकि उसमें त्वरण उत्पन्न ही नहीं है। अगर त्वरण शून्य है तो बल शून्य, बल शून्य तो कार्य भी शून्य। तो ऐसे कुछ पॉइंट और हैं जिनको अपन डिस्कस कर सकते हैं। या फिर अपन यो भी कह सकते हैं कि किसी अपन क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे, अपनी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कार्य की कुछ बारीकियां और अपन थोड़ा सा समझ लें क्या है, उनको अपन इस नाम से जानते हैं। देखो, इस नाम से समझने का प्रयास करेंगे, विभिन्न स्थितियों में कार्य, जिसके अंतर्गत धनात्मक कार्य भी शामिल है, ऋणात्मक कार्य भी शामिल है, या यूं कह सकता हूं शून्य भी शामिल है। यानी कि वो जो 3 स्थितियां अपन ने पढ़ी हैं, उन्हीं 3 स्थितियों को अपन एक बार पुनः देख रहे हैं नए रूप के अंदर, यूं अपन कह सकते हैं। तो देखिएगा, विभिन्न स्थितियों में कार्य, विभिन्न स्थितियों में कार्य। अगर विभिन्न स्थितियों में अपन कार्य की बात करें तो देखिए, नंबर 1 सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर क्या हो, गतिमान हो। जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर गतिमान हो, यो कह सकता हूं। जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर गतिमान हो, या यूं कह सकते हैं जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर विस्थापित होती है। जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर विस्थापित होती है, जब वस्तु असरल रेखीय पथ पर क्या होती है, विस्थापित होती है, तब बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य, तब बल F वेक्टर के द्वारा किया गया कार्य। देखिए भाई, अगर बल F वेक्टर के द्वारा किए गए कार्य की अगर अपन बात करें तो यहां अपने पास किया गया कार्य क्या होगा, बल F वेक्टर, और मैंने मान लिया असरल रेखीय पथ पर विस्थापन क्या है, डेल्टा R है। डेल्टा S भी लिख सकता हूं। तो किया गया कार्य क्या होगा, डेल्टा R वेक्टर होगा। जहां पर अगर मैं विस्थापन सदिश की बात करूं तो वो क्या होगा, देखो, जहां डेल्टा R वेक्टर, ये क्या होगा, इसकी अपन बातें करें तो देखो, पहले देखो आप, ये मैंने कोई निर्देश तंत्र में ले लेता हूं। X, Y, Z और यह है मूल बिंदु। मैंने ये मान लिया कि ये बिंदु A है, जिसके स्थिति निर्देशांक x1, y1, y1 और z1 है, और ये स्थिति क्या है, A है, और इसका स्थिति सदिश जो है वो स्मॉल r1 वेक्टर है। ये लो, ये बिंदु क्या है मेरे पास, B है। इसके निर्देशांक x2, y2 और क्या है, z2 है। अगर वस्तु A से B पर विस्थापित हो रही है, A से कहां विस्थापित हो रही है, B पर,
तो ये इसका विस्थापन सदिश डेल्टा आर वेक्टर बनेगा। बिल्कुल अपन विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश ये अपन थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों में ही जान चुके हैं और समझ चुके हैं, यानी समतल में गति और सरल रेखा में गति, इन दोनों ही चैप्टरों के अंदर अपन ने थर्ड और फोर्थ में अपन ने इस चीज़ को अच्छे से जान लिया था। तो अब देखिएगा, जहाँ डेल्टा आर का मतलब क्या लिखूंगा मैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। फिर इसी को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकता हूं, कैसे? R2 वेक्टर का मीन्स क्या है मेरे पास, देखिएगा R2 वेक्टर का मीन्स हो गया है, यहां मैं ले लूं R2 का मतलब क्या है भाई, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के, यानी कि मैं इसे लिखूंगा x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के, माइनस R1 को कैसा लिखूंगा मैं, x1 i के x2 j के, सॉरी y2 आएगा ये, y1 x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, यही लिखेंगे अपन। अगर यही लिखेंगे तो देखिएगा भाई डेल्टा आर वेक्टर की मैं वैल्यू निकाले जा रहा हूं। अब मैं इसे किस तरह से लिख सकता हूं, x2 माइनस x1, बिल्कुल लिख सकता हूं x2 माइनस x1 i के y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के, बिल्कुल मैं इस तरह से अगर लिख सकता हूं तो फिर देखिएगा डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू, डेल्टा x, बिल्कुल ये कहा जा सकता है डेल्टा x i के प्लस डेल्टा y j के और डेल्टा z k के, ये लो इस डेल्टा r की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। और कार्य का फॉर्मूला क्या है अपने पास, W इजिकल टू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये पहला पॉइंट अपन ने कंप्लीट किया। नंबर सेकेंड, अगर निकाय अथवा वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो तो इस डेल्टा को किसके फॉर्मेट में लिखेंगे अपन, डी के फॉर्म में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में, यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में, यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो, वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो तो, यदि किसी निकाय अथवा वस्तु में विस्थापन अत्यंत अल्प हो तो उस अल्प विस्थापन के लिए कार्य का मान हो तो उस अल्प विस्थापन के लिए कार्य का मान, उस अल्प विस्थापन के लिए किसकी बात करेंगे अपन, कार्य का मान। तो देखो कार्य भी क्या लिया जाएगा, अल्प, यानी कि एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, भी विस्थापन को मैं ऐसे ले रहा हूं, ये लो, ये मेरे पास इक्वेशन होगी जहां डी एस जो वेक्टर है ये अल्प विस्थापन को शो करेगा, जहां डी एस वेक्टर इज इक्वल टू अल्प विस्थापन, और डी डब्ल्यू जो होगा, ध्यान रखना डब्ल्यू के ऊपर वेक्टर का साइन मत लगाना क्योंकि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि, तो ये होगा अल्प कार्य को शो करेगा। ये अल्प कार्य को क्या करेगा, शो करेगा। तो अपन ने दो स्थितियां जान ली है, तीसरी स्थिति की और चर्चा करें। जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, देखो अपन जान चुके हैं वैसे कि जब कार्य धनात्मक होता है, लेकिन ध्यान रहे वहां स्थितियां मैंने क्या ली थी, कार्य धनात्मक होने के लिए थीटा का मान क्या बताया था मैंने,
90 डिग्री तो नहीं हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री हो सकता है, लेकिन 0 और 90 के बीच में। यहां अपन स्पेशली बात कर रहे हैं जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, यानी कि स्पेशली कहा जा सकता है थीटा कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो। अब देखिएगा नंबर थर्ड केस की अगर मैं चर्चा करूं तो ये कह रहा हूं जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब। जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब बल द्वारा किया गया कार्य, तब जब वस्तु बल की दिशा में, जब वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और अधिकतम होता है। तो किया गया कार्य धनात्मक वे अधिकतम होता है। तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक तो होगा, लेकिन उस धनात्मक कार्य का मान भी कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 1 है। यहां ये अपन ने कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो किया गया कार्य धनात्मक और कैसा होगा, अधिकतम होगा। अब इसको कुछ एग्जाम्पलों से अपन देखें कैसे। देखो कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से अपन इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। किस कॉन्सेप्ट को, कि जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो तो कार्य धनात्मक और कैसा होता है, अधिकतम होता है। इस तथ्य को अब अपन कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ये समझो कार्य की जो अभिधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जो वर्क होगा, वो इन एग्जाम्पलों से आपका और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे अपन ये पॉइंट नंबर पढ़ रहे थे थर्ड, इसके अंदर नंबर ए में एग्जांपल क्या ले रहा हूं, जैसे मान लिया ये पृथ्वी की सतह है, कोई वस्तु यहां स्मॉल m द्रव्यमान की h हाइट के ऊपर है। अगर h हाइट पे ये कोई वस्तु है, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर है, और इसकी जो हाइट है वो आपको दी गई है h, यानी कि h ऊंचाई पर कोई वस्तु यहां रखी हुई है। अब अगर इस वस्तु को गिराया जाए तो आप गौर करेंगे कि इस वस्तु का जो बल है, यानी कि जो भार होगा इसका, वही इसका बल होगा, यानी कि mg हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया। अगर इस वस्तु को यह s ऊंचाई से अपन गिरा रहे हैं तो इसके लिए किया गया कार्य क्या होगा। ध्यान रहे बल कहां लग रहा है, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, और गुरुत्वीय बल की दिशा में ये गिर रही है, तो कोण का मान तो 0 हो गया। तो देखो भाई, किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला बल गुणा विस्थापन है, बल गुणा विस्थापन, यही तो होगा। कोण का मान तो 0 हो गया, बल कितना है इसमें, mg है, और विस्थापन कितना है, h, यानी कि किया गया कार्य का सूत्र इस स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू mgh। यानी किसी ऊंचाई से अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो किया गया कार्य क्या होगा, mgh। ध्यान रहे mgh इसी ऊर्जा का फॉर्मूला भी है, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा का, जिसका जिक्र अपन आगे इसी चैप्टर में करेंगे। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं नंबर बी। अगर इस तरह का कोई केस दिया हुआ है, देखो यहां आप गौर कीजिएगा, यहां h ऊंचाई पर है, यहां इस h ऊंचाई पर कोई व्यक्ति यहां है।
अगर ये व्यक्ति इन सीढ़ियों की सहायता से उतरते हुए यहां आ जाता है, ये व्यक्ति इन सीढ़ियों से उतरते हुए यहां आ जाता है, जस्ट यहां आ रहा है, पृथ्वी की सतह पर यहां आ गया, तो अब आपसे पूछा जाए कि किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि ये यूं आया है, तो देखिएगा भाई किया गया कार्य वही बल गुणा विस्थापन, क्योंकि इस व्यक्ति का जो भार होगा वो तो कहाँ है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो इसलिए बल तो क्या हो जाएगा mg। लेकिन विस्थापन एक्चुअली क्या हुआ, ये तो हुआ, ये काउंट नहीं होगा भाई, ध्यान रखना ये हुआ है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा, W इजिकल टू mgh। यहां अक्सर जो कंफ्यूजन हो जाता है वो इस एग्जाम्पल से ये चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई। नंबर सी देखो, अगर मान लिया ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, यानी कि कोई नत समतल है, ये क्या लिया है मैंने, कोई इंक्लाइन प्लेन यानी किसी कोण पर झुका हुआ कोई तल है। अगर कोई व्यक्ति इस इंक्लाइन प्लेन जिसकी ऊंचाई क्या है h है, यहां से वो व्यक्ति क्या है, फिसलना शुरू करता है, यहां से ये व्यक्ति क्या है, कोई फिसलना शुरू करता है, इस तरह से देखो ये बना दें अपन, ये लो, ये व्यक्ति ऐसे यहां से फिसलता है, ये कोई व्यक्ति यहां से इससे अगर फिसलता हुआ ये व्यक्ति यहां आ जाता है इधर, ये लो, और ये फिसल करके यहां से चल दिया है, यानी कि इस डायरेक्शन में यूं आया है, तो इस स्थिति में भी किया गया कार्य W इजिकल टू क्या होगा, mgh होगा। ये मान लो आपने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अगर यह नत तल से जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ तल है, न्यून कोण पर, यहां से ये फिसलता हुआ आता है और यहां आ जाता है, तो इसके लिए भी किया कार्य क्या होगा, W इजिकल टू mgh, क्योंकि इस व्यक्ति का जो भार है वो तो कहाँ है भाई, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और कितना विस्थापन कितना है h, ध्यान रखना विस्थापन काउंट करना है, दूरी काउंट नहीं करनी है। तो नंबर सी तक मैंने बात कर ली है, नंबर 3 पॉइंट अपने पूरे हो गए। नंबर फोर्थ अपन इसकी उल्टी बात करें, अगर वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा हो, वैसे अपन जान चुके हैं कि ऋणात्मक कार्य की स्थितियां क्या है, लेकिन वहां कुछ और अन्य कंडीशन भी थी, यहां स्पेशली आ रहा है कि अगर वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक तो होगा। अब वो किस तरह से होगा, यानी उसका विरोध करेगा। तो देखिए नंबर 4 पॉइंट और अपन जाने कि जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, जो कि वस्तु के द्वारा बल के विरुद्ध किया जाता है। तो यह पॉइंट और अपन लिख लेते हैं। नंबर 4, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल के, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल के, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल के, या यूं कह सकते जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में, जब वस्तु उस पर लगने वाले बल की ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, तब कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो देखो तब क्यों होगा, क्योंकि थीटा का मान इस स्थिति में क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 होगा, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 -1 होगी, तो नेचुरल है कार्य ऋणात्मक हुआ। बल्कि ठीक विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तब कार्य ऋणात्मक होता है, जो कि तब कार्य ऋणात्मक होता है, जो कि
जो कि वस्तु के द्वारा बल के विरुद्ध किया जाता है, जो कि वस्तु के द्वारा बल के विरुद्ध किया जाता है। ये अपन ने कॉन्सेप्ट जान लिया कैसे। अब इसके जरा एग्जांपल्स देखें अपन। यहां अपन ने पॉजिटिव वाले एग्जांपल देखे एबीसी, इन्हीं एग्जांपल को अपन उल्टा ले लें। कैसे ले लें? जैसे नंबर ए, देखो इन्हीं एग्जांपल को मैं उल्टा कैसे ले लूं? जैसे मान लिया कोई वस्तु यहां धरातल पर थी, यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है ए पोजीशन पर, एम द्रव्यमान की, ये ए पोजीशन है। यहां से इस वस्तु को यहां ले आया अपन, इस एम द्रव्यमान की वस्तु को कहां पर? पोजीशन बी पर, और ये जो हाइट है यह है एच। भाई हाइट कितनी दी हुई है? एच। यानी कि आप इस वस्तु को ए पोजीशन से कहां ले गए हो? बी पोजीशन पर। तो देखिए भाई, अपन ने जो बल लगाया है उस बल के लिए तो कार्य धनात्मक है, लेकिन गुरुत्वीय बल के लिए कार्य कैसा है? ऋणात्मक। क्योंकि गुरुत्वीय बल कहां लग रहा है? यानी उस वस्तु का जो भार है वो तो कहां है भाई? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। तो इसलिए किया गया कार्य माइनस mgh हो जाएगा। ये लो, आ गया केस। फिर नंबर बी केस, इसी केस में ले रहा हूं मैं भी। व्यक्ति यहां तो ऊपर से नीचे आया था, अब की बार क्या हो? व्यक्ति नीचे से अगर ऊपर चल जाए, तब देखिए यहां पर, ये लो, यहां ये कोई व्यक्ति मैं बना देता हूं। अगर वे व्यक्ति इन सीढ़ियों की सहायता से यहां आ जाता है, ये लो, अगर वो व्यक्ति यहां आ गया है तो अब आप देखिएगा ये व्यक्ति यहां आ गया तो किया गया कार्य क्या है? ये h ऊंचाई पर है, तो वही कार्य का मान क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो गया। यानी कि W = माइनस mgh, जबकि उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m है, वही ध्यान रखना। तो इसका भार तो कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। फिर नंबर सी केस, एक केस और अपन ले लें। देखिए चलो उस केस को अपन अगर बनाएं, चलो इसको अगले यहाँ तक आप देखें। अब इसको नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं कि अगर घर्षण बल वाली स्थिति ले लें अपन, यानी इनके ऑपोजिट में नेगेटिव आ गया है, तो अपन ने क्या क्या स्थिति देख ली? विभिन्न स्थितियों में 4 देख ली, चौथी स्थिति की अपन बातें कर रहे थे। अब एक बार चौथी जो स्थिति है उसके अपन ने जो केस देख लिए हैं ए, बी और सी। अब इसका भी अपन सी नंबर केस और अपन जिक्र कर लेते हैं। देखिएगा भाई, यहाँ आएगा तो नीचे क्या है कि दिखेगा नहीं आपको, इसलिए इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ। अगर जैसे नंबर सी में इस तरह से ले रहा हूं, ये कोई घर्षण युक्त सतह है, गौर कीजिएगा। इस घर्षण युक्त सतह पर कोई पिंड यहां रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है, और ये कहां है भाई? पोजीशन ए पर है। अब ये पोजीशन बी पर क्या हो गया है? विस्थापित कर दिया गया है, वही m द्रव्यमान वाला पिंड कहां विस्थापित हो गया है? विस्थापन s तक। ये लो, यहां अगर अपन इसे विस्थापित कर देते हैं तो ये पूछा जा रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा? घर्षण युक्त फर्श है भाई, ये भी ध्यान रहे। कैसा फर्श है? ये घर्षण युक्त है, फ्रिक्शन युक्त। तो देखो सबसे पहले इस पर लगने वाले बलों की जिक्र करें अपन। इसका भार mg कहाँ लगेगा? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और इसका जो प्रतिक्रिया बल लगेगा n, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, वो आपको पता है अपन यूं लेंगे, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल n हो गया। इस तरफ अगर अपन लेके जा रहे हैं तो घर्षण बल F इस डायरेक्शन में होगा, यही तो स्थिति होगी। ये अपन ने विस्थापन लिया। तो अब आप गौर कीजिएगा, किया गया कार्य, बल मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है इसको खींचने के लिए, नहीं बल इस डायरेक्शन लगाया, लेकिन घर्षण बल इसके क्या लग रहा है? विपरीत। तो मैं घर्षण बल के लिए कार्य पूछ रहा हूं भाई, WF।
तो घर्षण बल के लिए कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। ये स्मॉल f लगा दिया मैंने W के साथ, क्योंकि किया गया कार्य हमेशा किसी बल के संदर्भ में पूछा जाएगा और उसी के संदर्भ में अपन को ज्ञात करना है जिस बल के लिए पूछा जाए। अगर आरोपित बल के लिए हो गया इसमें कार्य, तब तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, घर्षण बल के लिए बात कर रहा हूं। और जब मैं घर्षण बल के लिए बात कर रहा हूं तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि बल इस डायरेक्शन में है और इसका विस्थापन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिएगा भाई, माइनस क्या लूंगा मैं, घर्षण बल Fs हो गया, या घर्षण बल को F ही लिख देते हैं अभी तो अपन, EL लो भाई, ये घर्षण बल F हो गया, इनटू इसका विस्थापन क्या है, S है। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए भाई, F का मतलब क्या है, म्यू n होता है घर्षण बल, और ये S है ये। फिर आप आगे फिर से देखिए म्यू, तो म्यू है, म्यू यहां पर क्या है, घर्षण गुणांक, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। n अभिलंब प्रतिक्रिया बल किसके इक्वल होगा, mg के, और ये हो गया s, ये लो भाई, WF इजिकल टू माइनस म्यू mgs। यहां अपन ने डिफरेंट केस इसके देख लिए हैं। कितने पॉइंट हो चुके हैं, 4 पॉइंट। अब 5वां और 6ठा पॉइंट भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई खिलाड़ी किसी गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंक रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी नोट कर सकते हैं इसे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है, कुछ समय पश्चात वापस से अपने हाथ में पकड़ लेता है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है गेंद के लिए वो भी क्या है, शून्य है। फिर अपन बात करें नंबर अगली, अगर नियत वेग से गतिशील किसी वस्तु की अगर अपन बात करें तो उसका त्वरण शून्य होने की वजह से उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता। इस अवस्था में भी कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी इससे पहले वाले केस में तो विस्थापन शून्य हो रहा था और यहां पर त्वरण शून्य होने की वजह से क्या था, बल शून्य था। तो ये 2 केस और एक्स्ट्रा है जिनको आप खुद नोट कर सकते हैं। अब अपन इसके बाद चर्चा करेंगे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के। बाकी 2 केस जो मैंने बताया है, नंबर 4 के बाद 5 और 6। नंबर 5 मैंने क्या बताया, गेंद को ऊपर उछालने वाला, और नंबर 6 केस मैंने क्या बताया आपको कि जब नियत वेग से कोई वस्तु गतिशील है तो उसके लिए कार्य की गणना की मैंने बात की थी। तो यहाँ दोनों में ही कार्य क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। ये आप स्वयं नोट करें। अब मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को पढ़ रहे हैं। ध्यान रहे, अपनी बुक के अंदर कार्य से पहले कार्य और गतिज ऊर्जा की अवधारणा के नाम से टॉपिक दे रखा है। कार्य गतिज ऊर्जा की अवधारणा या कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख रखा है, और उसके बाद कार्य और फिर गतिज ऊर्जा दे रखा है। अपन कार्य और गतिज ऊर्जा पढ़ने के बाद फिर कार्य और गतिज ऊर्जा की अवधारणा को डिस्कस करेंगे ताकि मैच हो सके, टॉपिक सीक्वेंस बन सके। अन्यथा नहीं तो गतिज ऊर्जा अपन पहले पढ़ रहे हैं और गतिज ऊर्जा का कार्य से संबंध पहले पढ़ रहे हैं, कार्य अपन बाद में पढ़ रहे हैं, तो फिर डिसमैच हो जाता है, मैच होगा नहीं। इसलिए अपन सीक्वेंस में उसको करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, ये जो अपन ने पॉइंट्स जाने हैं ये अपने आप में क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप, ये पॉइंट अपने आप में क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। जब अपन बुक के लास्ट के जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको इस चीज़ का भी एहसास होगा कि वाकई में इन कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं वो इन कॉन्सेप्ट से इजीली सोल्व होंगे। न्यूमेरिकल तो खैर सोल्व करेंगे अपन। देखिए भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक अपन ले रहे हैं इसके अंदर गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसे मैं लिखूंगा के से, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रहे, अपन को यहां पढ़ना चाहिए था ऊर्जा के नाम से। वे कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा कहते हैं, फिर ऊर्जा के प्रकार पढ़ते हैं। लेकिन बुक के अंदर सीक्वेंस में पहले गति ऊर्जा लिख रखा है, इसलिए अपन भी उसको पहले गति ऊर्जा को ही डिस्कस कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कार्य जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद ऊर्जा का टॉपिक लिखना चाहिए था। चलो अपन देखो उसी सीक्वेंस को फॉलो करें जो बुक में है। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसके सभी पॉइंटों को अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे भाई। कैसे कैसे पॉइंट, या तो उनके नंबर डालने अपन, या कि नंबरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, चलो एक एक नंबर ही डालने अपन ताकि पॉइंट बनते चल जाएंगे इजीली। देखिए, सबसे पहले पॉइंट के रूप में अपन लिख रहे हैं कि गति ऊर्जा होती क्या है। किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसे ही अपन क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो अपन लिख दें कि किसी वस्तु में
किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। संचित ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। ये लो भाई, पहला पॉइंट तो ये लिख दिया कि उसकी परिभाषा आ गई। अब आगे देखो नंबर सेकंड में डिस्कस करूंगा इसके फॉर्मूले को। अगर वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m हो और वो विराम अवस्था से शुरू होकर के v वेग से गति करती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या लिखी जाएगी, हाफ mv²। छोटी क्लास से अपन इस फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे हैं, वैसे अपन इस फॉर्मूले को डिराइव्ड भी करेंगे। तो देखिए, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थिर अवस्था से, कोई वस्तु स्थिर अवस्था से, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थिर अवस्था से वेग v से गतिशील होती है, वेग v से गतिशील होती है, यदि स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थिर अवस्था से वेग v से क्या होती है, गतिशील होती है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, जो उसका फॉर्मूला है वो लिख दें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v²। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v² होती है। अब देखिएगा, यहीं अपन इस पॉइंट को थोड़ा सा और डिस्कस कर ले। चलो अगले पॉइंट में ले सकते हैं, चाहे इसी में ले सकते हैं। यहां v वेक्टर है, चूंकि v² है। अब देखो ध्यान रखो, वेग सदिश राशि है, v² अपन इसी चैप्टर में जो शुरू में अपन ने पढ़ा था अदिश गुणनफल के गुणधर्म या विशेषताएं, उसमें याद कीजिए कि किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू a² लिखा था मैंने उसे, बिल्कुल ऐसा ही था। अगर ऐसा था तो यहाँ v² का मतलब क्या हो गया भाई, v वेक्टर डॉट v वेक्टर लिख सकता हूं मैं इसे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, v वेक्टर डॉट v वेक्टर। अगर ऐसा लिख दिया तो गौर कीजिएगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, यानी गति ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। तो अपन कह सकते हैं अतः गति ऊर्जा अदिश राशि है। अतः गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। ये लो, ये पॉइंट भी अपन ने क्लियर कर लिया है। फिर अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। पहले पॉइंट में अपन ने इसकी परिभाषा दी, दूसरे में अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा और यह चीज भी क्लियर कर ली कि गति ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि। अब नंबर तीसरे पॉइंट में अपन गति ऊर्जा की जो बात करेंगे वो करेंगे निर्देश तंत्र पर इसकी निर्भरता क्या है। तो देखिए भाई, निर्देश तंत्र पर किस प्रकार से गति ऊर्जा डिपेंड करती है। ध्यान रहे, अब वेग निर्देश तंत्र पर डिपेंड करता है, इसका मतलब गति ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर कहीं ना कहीं निर्भरता तो इसकी आएगी। अब देखिए जरा अपन इसे अब जाने कि क्या होगी। देखो मैं क्या कह सकता हूं कि चूंकि वेग एक सापेक्षिक राशि है, इसलिए गति ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। चूंकि वेग एक सापेक्षिक राशि है। कैसे कह सकते हैं अपन एक सापेक्ष राशि है भाई, वेग अपन सापेक्ष वेग पढ़ते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक व्यक्ति 10 की
10 की स्पीड से आगे गति कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 5 की स्पीड से कर रहा है गति, तो 5 वाले को 10 वाले की स्पीड कितनी महसूस होगी? 5 ही महसूस होगी। अगर वो 10 से और वो 4 से, तो उसे 6 महसूस होगी, यानी डिफरेंस आएगी। और एक ही डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। सापेक्ष वेग अपन ने पढ़ लिया है। तो मैंने क्या कहा, चूंकि वेग एक सापेक्षिक राशि है, इसलिए गति ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करेगी। इसलिए गतिज ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर निर्भर करेगी। चूंकि वेग एक सापेक्षिक राशि है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर क्या करेगी? निर्भर करेगी। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लें किस तरह से है ये बात। देखिएगा, मैं ये कह सकता हूं, v वेग से गतिमान ट्रेन में बैठे, v वेग से गतिमान ट्रेन में बैठे स्मॉल m द्रव्यमान के एक व्यक्ति की, बैठे स्मॉल m द्रव्यमान के एक व्यक्ति v वेग से गतिमान ट्रेन में बैठे, v वेग से गतिमान ट्रेन में बैठे स्मॉल m द्रव्यमान के एक व्यक्ति की गतिज ऊर्जा, एक व्यक्ति की गतिज ऊर्जा v वेग से गतिमान ट्रेन में बैठे स्मॉल m द्रव्यमान के एक व्यक्ति की गतिज ऊर्जा ट्रेन से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष शून्य होगी। बिल्कुल सही बात है। ट्रेन से जुड़े निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र कह सकता हूं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष ट्रेन से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या होगी? शून्य होगी। जबकि पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जबकि पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष, जबकि पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष हाफ mv स्क्वायर होगी, के सापेक्ष हाफ mv स्क्वायर होगी। ये लो भाई, ये पॉइंट आपने क्लियर कर लिया है। चूंकि वेग एक सापेक्षिक राशि है, इसलिए गति ऊर्जा भी निर्देश तंत्र पर क्या करेगी? निर्भर करेगी। v वेग से गतिमान ट्रेन में बैठे स्मॉल m द्रव्यमान के एक व्यक्ति की गति ऊर्जा ट्रेन से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष शून्य होगी, जबकि पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक से जुड़े निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर होगी। यहाँ ये चीज क्लियर हो चुकी है अपनी। अब देखिएगा अगला, नेक्स्ट 3 पॉइंट अपने जान लिए हैं। अब अपन बात करेंगे चौथे पॉइंट की। यहां पे इसे नोट कीजिए। इसे गतिज ऊर्जा के पॉइंटों को अपन नोट करते जा रहे हैं। देखिए अपन कितने पॉइंट अपन ने, पहला पॉइंट अपन ने जाना था इसकी परिभाषा क्या थी, दूसरे पॉइंट में अपन ने इसका फॉर्मूला क्लियर कर लिया था, फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपन ने दूसरे पॉइंट में फॉर्मूले के साथ साथ ही ये भी अपन ने क्लियर कर लिया था कि अदिश राशि है। फिर तीसरे पॉइंट में अपन ने इसका जो देखा सापेक्ष निर्देश तंत्र के सापेक्ष। अब अपन फोर्थ पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। देखो
फोर्थ पॉइंट में ये कह रहे हैं यदि वस्तु बल की दिशा में गतिशील होती है तो उसका वेग बढ़ेगा, यानी कि गति ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर वस्तु बल की विपरीत दिशा में विस्थापित होगी तो गति ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। देखिए अपन ये कह सकते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट में कि यदि वस्तु बल की दिशा में गतिशील होती है, यदि वस्तु बल की दिशा में गतिशील होती है, यदि वस्तु बल की दिशा में क्या होती है, गतिशील होती है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निरंतर बढ़ती है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निरंतर, यदि वस्तु बल की दिशा में गतिशील होती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निरंतर बढ़ती है। देखिए, और जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापित होती है, और जब बल की विपरीत दिशा में और जब बल की विपरीत दिशा में क्या होती है, विस्थापित होती है, तो गतिज ऊर्जा घटती है। तो गतिज ऊर्जा घटती है। तो देखो फोर्थ पॉइंट अपन देख लिया, अगर वस्तु बल की दिशा में गतिशील होती है तो वस्तु की गति ऊर्जा निरंतर बढ़ती है, और जब बल की विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तो गति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। नंबर 5वें पॉइंट की और अपन बात करें, गति ऊर्जा सदैव कैसी होगी, धनात्मक। क्यों होगी, देखो m जो है द्रव्यमान, वो तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसका मतलब, और दूसरा वेग की बात करें, वेग अगर ऋणात्मक भी है तो उसके ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस वी इंटू माइनस वी प्लस वी हो गया। कहने का मतलब गति ऊर्जा सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ध्यान रखना, इससे ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन गति ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो कह सकते हैं गति ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नंबर 6 पॉइंट की अपन बात करें, गतिज ऊर्जा को अगर मैं फॉर्मूले हाफ mv² के अनुसार देखूं तो काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान और वेग पर क्या करती है, निर्भर करती है, यानी m पर और v पर। तो देखिए नंबर 6 पॉइंट में मैं इसी पॉइंट को फॉलो कर रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यही तो फॉर्मूला है, के अनुसार कहा जा सकता है, के अनुसार कहा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ mv² के अनुसार कहा जा सकता है कि नंबर ए, पहले तो ये किस पर डिपेंड करेगी भाई, द्रव्यमान, पहले किस पर डिपेंड करेगी, द्रव्यमान, और दूसरा यूं कह सकते हैं किस पर डिपेंड करेगी, वेग पर। लेकिन इससे अपन एक कथन और कह दें इससे पहले, के अनुसार यह कहा जा सकता है कि, तो इसको पहले मैं 2 भागों के अंदर बांट लेता हूं। नंबर ए, मैं यूं कह सकता हूं कि द्रव्यमान और वेग के वर्ग, देखो द्रव्यमान और वेग के वर्ग
के गुणनफल का जो आधा है वो क्या है, गतिज ऊर्जा है। बिल्कुल ये कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं नंबर ए के अंदर कि द्रव्यमान वे वेग के वर्ग, द्रव्यमान वे वेग के वर्ग, द्रव्यमान वे वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा, वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा, द्रव्यमान वे वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा। देखो द्रव्यमान आ गया, वेग का वर्ग हो गया, फिर उसका क्या है, आधा है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, का आधा गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान और वेग के वर्ग के गुणनफल का आधा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। नंबर बी पॉइंट, इसी फॉर्मूले से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि गतिज ऊर्जा निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। कौन से, द्रव्यमान और वेग पर। गतिज ऊर्जा निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है और किसी पर नहीं। भाई कौन से दो कारक है जिन पर निर्भर करती है, देखिए नंबर फर्स्ट, चलो नंबर B1 कह देता हूं मैं, बी के पार्ट किए मैंने। नंबर B1 में कह दूं द्रव्यमान, अब इसको अपन डिस्कस कर लें कि द्रव्यमान पर ये कैसे निर्भर करती है। तो देखिएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, हाफ mv²। अगर v नियत हो तो आप इस फॉर्मूले से यूं कह सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता है कि हाफ है, आंकिक संख्या है तो नियत है ये, तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल क्या हो गई, स्मॉल m। कब, जबकि v कैसा होना चाहिए, नियत हो। ये लो शॉर्ट में मैं ये कह सकता हूं। यानी कि अगर मैं इसमें ग्राफ की अगर बात करूं तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, काइनेटिक एनर्जी को यहां लिया जाए, द्रव्यमान को इस अक्ष पर लिया जाए, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि v कैसा होना चाहिए, नियत। अगर v नियत है तो उस स्थिति के अंदर गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी उसके क्या आएगी, समानुपाती आएगी। अब देखिएगा जब इस तरह से आता है तो फिजिक्स में ये चीज अच्छे से जान लो, आप इसे यूं लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m1 अपॉन में m2। यानी कि दो पिंड, दो अलग अलग पिंड जिनके द्रव्यमान अलग है, अगर एक समान वेग से गतिमान हो तो उनमें से जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थात समान वेग से गतिमान दो पिंडों में से अधिक द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक और कम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो आप कह सकते हैं, अपन यूं कह सकते हैं, अतः इसके बाद की स्टेप को मैं लिख रहा हूं, अतः समान वेग से गतिमान दो भिन्न पिंडों, अतः समान वेग से गतिमान दो भिन्न पिंडों में भारी पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक वे हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा कम होगी। अतः समान वेग से गतिमान दो भिन्न पिंडों में भारी पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक वे हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ये एक पॉइंट अपन ने पूरा कर लिया है कि द्रव्यमान पर गतिज ऊर्जा की निर्भरता क्या और कैसे। अब अपन बात करेंगे नंबर सेकेंड, पहले द्रव्यमान, फिर B2 अपन ले लेंगे वेग।
वेग पर गति ऊर्जा कैसे निर्भर है उसको और अपन देखते हैं। नंबर अपन पॉइंट चल रहा है ये 6। सिक्स पॉइंट में अपन ने बी जो पार्ट है उसके अंदर B1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब नंबर B2 की अपन बात करेंगे। देखिए भाई नंबर B2 क्या कहता है। नंबर B2 किस पर निर्भर होगी भाई? वेग पर। ध्यान रहे निम्न दो कारकों पर निर्भर करती है। नंबर B1 द्रव्यमान पर, नंबर B2 किस पर? वेग पर। तो देखो वेग पर कैसे निर्भर होगी, तो ध्यान रहे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल V² होगा। कब? जबकि m नियत हो। अगर m नियत होगा तो गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के क्या होगी? समानुपाती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। m को मैंने नियत कर दिया है, यानी कि m नियत होने पर, यानी कि अब देखिए अगर मैं इसके लिए ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो देखें यहां इस अक्ष पर ले रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी को, यहां मैं ले रहा हूं प्लस में v और यहां ले रहा हूं मैं माइनस में v, क्योंकि वेग का मान प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, लेकिन गतिज ऊर्जा कभी माइनस में नहीं होगी। तो देखो ध्यान रखो यहां वर्ग है तो ग्राफ निश्चित रूप से अब घातों में फर्क है, 1 की घात 2 है, 1 की घात 1 है, इसका मतलब ग्राफ परवलयाकार होगा। और जब ऐसा ग्राफ हो तो ध्यान रहे जिसकी घात जिस और घात कम है ग्राफ को उस ओर झुका देना है, यानी कि ये ग्राफ इस तरह से आएगा, जैसा इस अक्ष पर वैसा यहां, यानी इस तरह से अपन गतिज ऊर्जा और वेग के साथ ग्राफ को अपन ले सकते हैं। जैसा ग्राफ इस ओर वैसा ही ग्राफ अपन ने क्या बना लिया? इस ओर बना लिया। वेग के साथ अपन ने ग्राफ को डिस्कस कर लिया है। के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब देखो भाई इससे भी मैं कैसे ले सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी 2, यानी पहले पिंड की गतिज ऊर्जा दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू V1 अपॉन में V2 का स्क्वायर, एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या कह सकता हूँ? अगर समान द्रव्यमान के दो पिंड, अगर समान द्रव्यमान के दो पिंड हैं, अगर वो गतिशील हैं तो जिस पिंड का वेग अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और जिस पिंड का वेग कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। तो देखिए अपन ये कह सकते हैं अतः समान द्रव्यमान के दो पिंड भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान हो तो कम वेग वाले पिंड का या कम वेग वाले पिंड की गतिज ऊर्जा, तो कम वेग वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कम एवं अधिक वेग वाले पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ये लो, अतः समान द्रव्यमान के दो पिंड भिन्न भिन्न वेगों से गतिमान हो तो कम वेग वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कम
एवं अधिक वेग वाले पिंड की गति ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। ये कॉन्सेप्ट और अपन ने इसमें क्लियर कर लिया है। अब अपन जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नंबर 7, और इसका लास्ट गति ऊर्जा का पॉइंट अपन पढ़ेंगे। ध्यान रखना, गति ऊर्जा और कार्य में संबंध तो अपन बाद में पढ़ेंगे, वो भी एक गति ऊर्जा का ही पार्ट है, लेकिन वो अपन पढ़ेंगे कार्य और गति ऊर्जा की अभिधारणा के नाम से। तो यहां अपन जो नेक्स्ट जो अपन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं नंबर 7, वो अपन पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो देखो भाई, गतिज ऊर्जा के ई वे रेखीय संवेग, जिसे अपन केवल संवेग भी कह सकते हैं, रेखीय संवेग पी में संबंध। देखिए भाई क्या संबंध आएगा, अपन क्या जानते हैं, देखिएगा भाई। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv² होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, यानी कि मैं इसे इस तरह से लिख दूं, mv², m से ही गुणा कर दिया और m से ही भाग कर दिया, तो देखिए इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ, हाफ m और ये m, तो ये तो हो गया m का स्क्वायर, v² अपॉन में m, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो गौर कीजिएगा, चूंकि m इंटू वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ये क्या है, रेखीय संवेग होता है। ये क्या है, रेखीय संवेग। इसके आगे का मैं ले रहा हूं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया भाई, ये p² अपॉन में 2m। ये लो भाई, ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला मेरे पास आ गया है गतिज ऊर्जा और संवेग के मध्य संबंध का। अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है काइनेटिक एनर्जी और संवेग के मध्य संबंध, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। कैसे, आप इसमें गौर कीजिए। अगर संवेग नियत हो तो हल्की वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और भारी वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अगर ट्रक और कार दोनों समान संवेग से अगर गतिमान हो तो ट्रक की गति ऊर्जा क्या होगी, कम, और कार की गति ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। यही इसमें अपन को निकालना था। तो देखिएगा भाई, ये अपने पास संबंध है जो आपको याद रखना है, और इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका भी अपन ग्राफ ले सकते हैं, परवलय के रूप में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है, इसके ऊपर घात क्या है, 1 है। तो देखिएगा मैं क्या कह सकता हूं, यदि P नियत हो तो, यानी संवेग समान हो तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल 1/m। यहां ये जो पॉइंट आ गया, यदि P नियत हो तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल 1/m, अर्थात समान संवेग से गतिमान दो वस्तुओं अर्थात समान संवेग से गतिमान दो वस्तुओं में से, समान संवेग से गतिमान दो वस्तुओं में से हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा, हल्की वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक वे भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होगी। ये अपने पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिख ली है कि अगर समान संवेग से गतिमान हो, जनरली क्या भ्रम हो जाता है कि हल्की वस्तु की गति ऊर्जा कम है, यही अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है, लेकिन वो कब था, जब वेग समान हो। यहां अपन ने क्या देखा, अगर संवेग समान है, संवेग अगर नियत है, तो हल्की वस्तु की गति ऊर्जा ज्यादा होगी और भारी वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, अगर कार और ट्रक, ट्रक जिसका कि द्रव्यमान कार से बहुत ज्यादा होता है, अगर दोनों समान संवेग से गतिमान है तो कार की गति ऊर्जा ज्यादा होगी और ट्रक की गति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ये अपन ने यहाँ पर गति ऊर्जा वाला जो पॉइंट था कंप्लीट कर लिया है।
अब अपन पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा और कार्य के बीच में क्या रिलेशन है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ये आप फॉर्मूला विशेष न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना, इससे अपन P इजिकल टू देखें तो √2m भी बन जाता है। अब अपन बात करेंगे गतिज ऊर्जा और कार्य के मध्य क्या रिलेशन आता है, किस तरह से ये वो पॉइंट है, उनको अपन अब डिस्कस करेंगे।